हेलो स्टूडेंट्स, हम कोवेलेंट बॉन्ड को कंटिन्यू करते हुए अपने सेकंड लेक्चर में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी फिज़िकल स्टेट देखेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड फिज़िकल स्टेट में किस तरह के होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होते हैं। ये क्यों होते हैं ये आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, या ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम पोलर होते हैं। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड एक प्रकार से डिस्क्रीट या अलग अलग कणों से मिलकर के बने होते हैं और इन अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल जिसको हम वॉन्डर वॉल फोर्सेस कहते हैं वो पाया जाता है। यह बल बहुत ही वीक होता है, बहुत ही क्षीण या दुर्बल होता है। इसलिए इन बॉन्ड्स की वजह से इनकी फिजिकल स्टेट गैसीय, लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड के रूप में होती है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि क्या होता है। वॉन्डर वॉल फोर्सेस वीक होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, दुर्बल होता है, जिसकी वजह से वो इनको बहुत कठोरता से बांध के नहीं रख पाता। इसलिए ये इनके अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी अवस्था कैसी होती है, गैसीय होती है या लिक्विड होते हैं या सॉफ्ट सॉलिड के रूप में ये पाए जाते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी आती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो, कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं, सहसंयोजक ठोस जो होते हैं, वो जनरली छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कोवेलेंट क्रिस्टल्स की, कोवेलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर इतनी बड़ी होती है, इतनी लार्ज क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं कि वो असाधारण रूप से कठोर हो जाते हैं। जबकि हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलकर इतनी विशाल स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है डायमंड, जिसको हीरा कहते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन कार्बाइड SiC से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN आदि। ये जो कंपाउंड्स हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। अब हम देखो यहाँ पर थोड़ा सा हीरे की स्ट्रक्चर को देखते हैं। हीरे की स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों? टेट्राहेड्रल होती है, ये आपको पता ही है। तो इसमें कार्बन एटम टेट्राहेड्रली दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से कई टेट्राहेड्रन मजबूती से एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं और इसी कारण ये जो डायमंड है एक कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। ठीक है। अब देखो, कार्बन का एक और कोवेलेंट फॉर्म होता है जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। पर ग्रेफाइट में कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये देखिए, इसमें यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और परस्पर एक रेगुलर हेक्सागन के रूप में जुड़कर चादर के समान परतें बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं। और ये लेयर्स जो होती हैं वो परस्पर एक दूसरे से लगभग 3.35 ओमस्ट्रॉन्ग की दूरी पर वॉन्डर वॉल बलों के द्वारा फिक्स रहती हैं, स्थिर रहती हैं। एक परत में प्रत्येक कार्बन एटम के बीच में 1.42 ओमस्ट्रॉन्ग की दूरी होती है। ये देखो यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है, ये देखो, 2 कार्बन एटम के बीच में, इसकी एक लेयर के बीच में कितनी दूरी है? 1.42 ओमस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है। अब देखो, हर कार्बन एटम के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन परतों के लंबवत p ऑर्बिटल
में प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। ये जो लेयर्स हैं ये तो कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन इनके परपेंडिकुलर लंबवत जो होता है वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रोड्स बनाने में काम में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो परतें होती हैं ना, ये बहुत मुलायम होती हैं, चिकनी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं, जिससे कि ये इनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी मोबिलिटी होती रहती है। तो इस वजह से ये जो ग्रेफाइट है जो कि विशाल अणु के रूप में पाया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन फिर भी ये मुलायम और चिकना क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण आप ध्यान से सुनिए। चूँकि ग्रेफाइट विशाल अणु के रूप में रहता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है, लेकिन इसकी परतीय संरचना होने के कारण या लेयर स्ट्रक्चर होने के कारण लेयर्स के बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, जिनकी वजह से ये सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, क्योंकि ये परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती हैं। इस गुण के कारण ही इसका यूज़ घड़ियों वगैरह में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स इज गलनांक और क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में आपको बताया कौन सा आकर्षण होता है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। इसके अलावा इनमें डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस तो होते ही हैं। इन सब को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती। इसी कारण से हीरा, ग्रेफाइट जैसे बड़े बड़े अणुओं के को छोड़ दें अपन, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन हो गए, बाकी सब जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं उनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनकी वोलेटिलिटी या वाष्पशीलता। देखो, मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये आसानी से वाष्पशील हो जाते हैं, यानी कि हम इनको जब गर्म करते हैं तो ये सॉलिड से सीधे किस में बदल जाते हैं, वेपर्स में बदल जाते हैं, यानी कि ये वेपराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी, विलयशीलता। देखो, सॉल्युबिलिटी के लिए एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सब कंपाउंड्स पे लागू होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी समान समान को घोलता है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। इसलिए जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में कैसे होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। इसमें भी यहाँ देखो, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये सब अपवादी हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, विद्युत चालकता। अभी आपको जैसे ऊपर समझाया था ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या आवे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैसे हम जनरली बात करें एक्सेप्शन को छोड़ करके, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस तो इनमें पाए नहीं जाते, इसलिए ये जनरली सब किसके, विद्युत के उच्चालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट को हम अपवाद के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से उसकी मोबिलिटी होती है, जिससे कि उनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होती है। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्टिविटी। अब देखो, कोवेलेंट कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है कि वो मॉलिक्यूलर नेचर की हैं, आयंस नहीं बनते ना इनमें, तो ये मॉलिक्यूलर नेचर की होने के कारण बहुत ही स्लो रेट से संपन्न होती हैं।
ठीक है, बहुत इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होती है। एक्चुअली इनमें क्या होता है, इन रिएक्शंस में, कि कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध जो होते हैं वो इनमें बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है कि इनकी केमिकल, इन रिएक्शंस की केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी किया जा सकता है, जो कि आयनिक कंपाउंड्स में पॉसिबल नहीं होता। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइसोमेरिज्म। बच्चों, आइसोमेरिज्म समावयवता होती है, जानते हैं ना क्या होती है? इनके देखो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड जो पाए जाते हैं वो बहुत ही दृढ़ होते हैं और दिशात्मक होते हैं, इसलिए इनके अंदर कई प्रकार की समावयवताएं भी पाई जाती हैं। तो ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो जनरल हमको जानना ज़रूरी है, ये आपसे एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर कंप्लीट होता है चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। अभी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या देखा, हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को समझा है। नेक्स्ट हम अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड को आधुनिक सिद्धांत समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।